अच्छा देखो, हमको ये रिवाइज करना था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहली चीज क्या है? गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं दो फर्म है, फर्म ए, फर्म बी। फर्म ए के पास ऐसा कोई एडवांटेज है जिसकी वजह से फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होगा, उसी को हम उसी एडवांटेज को क्या बोल देते हैं? ये गुडविल है। तो गुडविल की वजह से अल्टीमेटली हमको फायदा क्या होता है? फ्यूचर में हमको प्रॉफिट्स दूसरे से ज्यादा होते हैं। तो गुडविल हमको हेल्प करती है टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा कमाने में हमको हेल्प करती है गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग क्या है? गुडविल क्या होता है? एक इनटेंजिबल एसेट होता है विच विल हेल्प एन एंटरप्राइज टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा कमाने में हमको हेल्प करेगा। तो बोल सकते हैं गुडविल क्या होती है? फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे उसी को गुडविल बोलते हैं। वो प्रॉफिट्स किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू सम एडवांटेजियस पोजीशन। हमारे पास ऐसी कोई एडवांटेजियस पोजीशन है जिसकी वजह से फ्यूचर में फायदा होगा, वो गुडविल है हमारी। वो जो एडवांटेजियस पोजीशन है वो कुछ भी हो सकती है। हमारे पास किसी भी चीज का एडवांटेज एडवांटेज हो सकता है, जैसे शॉप इनसाइड मेट्रो स्टेशन, या फिर हमारा बिजनेस काफी पुराना है, या फिर हमारे पास कस्टमर के रिलेशन जो है हमारे साथ वो अच्छे हैं, या हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ गुडविल अगर हमको क्वेश्चन पूछता है तो गुडविल का नेचर क्या होता है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है। तो गुडविल का नेचर पूछेगा तो आंसर क्या है उसका? इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? तो वही एडवांटेज किस किस चीज का है हमारे पास? तो सबसे पहले है फेवरेबल लोकेशन। अगर हमारे पास लोकेशन लोकेशन अच्छी है हमारे बिजनेस की तो हमको उसका फायदा होगा। उसके बाद एक्सेस टू सप्लाईज। एक्सेस टू सप्लाईज मतलब अगर हमारा सप्लायर अच्छा है, मतलब जहां से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जहां से हम सामान खरीदते हैं, अगर वो टाइमली हमारे पास डिलीवरी दे देता है, टाइम से सामान पहुंचा देता है, तो हम भी आगे से टाइम से डिलीवरी कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे मान लेता हूँ हमारी कोई दुकान है, फॉर्म ए है, हमको जो हम सामान खरीदते हैं, हमारा जो सप्लायर है वो एक्स सप्लायर एक्स है, ये हमको टाइम से डिलीवरी कर देता है। इसी वजह से हम आगे जो कस्टमर है हमारे उनको भी टाइम से डिलीवरी कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एडवांटेज है कि हमारा सप्लायर अच्छा है। अगर हमारा सप्लायर अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास टाइम से सामान नहीं आएगा, तो हम सामने कस्टमर के साथ सामान टाइम से सामान नहीं भेज पाएंगे। तो ये भी क्या है? हमारे पास एक एडवांटेज है। तो एक्सेस टू सप्लाईज, अगर हमारा सप्लाईज का एक्सेस अच्छा है जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं आता, तो ये भी हमारी गुडविल को अफेक्ट करता है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस। हम आफ्टर सेल सर्विस कितनी देते हैं, मतलब सेल के बाद हम कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस देते हैं, तो वो भी हमारी गुडविल। जैसे हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, जो ज्यादा वारंटी देगा उसकी गुडविल ज्यादा होगी। उसके बाद गुड कस्टमर रिलेशन। हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हमारी गुडविल ज्यादा होगी। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं तो हमारी गुडविल ज्यादा होगी। फिर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुडविल। हमारा लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस पुराना है तो भी हमारी गुडविल ज्यादा होगी। तो ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद गुडविल जो हमारी वो कितने तरह की होती है, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। गुडविल के फीचर्स क्या हैं? गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट। हम नॉर्मली जो लोग कमाते हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद ये आती किस रीजन से है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको आने के, जो अभी हमने देखे। लोकेशनल एडवांटेज भी हो सकता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, ब्रांड वैल्यू भी हो सकती है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। तो काफी सारे रीजन से गुडविल अराइज हो सकती है हमारी। जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। वो डिपेंड करती है वैल्यूअर टू वैल्यूअर। मतलब हमने हमारी बिजनेस की गुडविल निकालनी थी, हमने 3 लोगों को बुला लिया गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। ये बोल रहा है गुडविल तुम्हारी 50,000 है, ये बोल रहा है 70,000 है, ये बोल रहा है 55,000 है। तो गुडविल की वैल्यू एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। अलग अलग वैल्यूअर अलग अलग गुडविल की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि गुडविल निकालने का कोई ऐसा वो तरीका नहीं है कि ऐसे ही गुडविल निकलेगी। तो जैसे इनको वैल्यूएशन अच्छी लगती है वैसे ही वैल्यूएशन करेंगे और उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू बता सकते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ये अब थोड़ा सा हमको समझ आ जाएगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमको गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो हम चैप्टर कर रहे थे हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
उसमें गुडविल की जरूरत पड़ रही थी हमको, तो वो गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है वो इस चैप्टर में सीख के आए थे हम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। उस सेम वैसे ही जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो वहां पे भी हम बोलेंगे गुडविल की जरूरत वहां पे भी पड़ेगी हमको। रिटायर होगा कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब हम हमारे बिजनेस को बेचते हैं तब भी गुडविल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कैसे? अगर मान लेते हैं कोई फर्म है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, मतलब काफी प्रॉफिट, इसको अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं, इसके पास जो फर्म में एसेट्स हैं मान लेते हैं वो है 5 लाख रुपए के, मतलब ये 5 लाख रुपए के एसेट्स तो ये अगर मार्केट में भी बेचना चाहे तो 5 लाख के बेच सकता है। पर ये क्या करना चाहता है, ये अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेचना चाहता है। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस बेचेगा, एसेट उसमें 5 लाख के ही है, तो क्या ये उनको 5 लाख में ही बेचेगा? ये सस्ते में बेचेगा या महंगे में बेचेगा? महंगे में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। अगर ये इसको महंगे में बेचेगा, मान लेते हैं इसने बेचा 8 लाख रुपए में, तो ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो किस चीज के ले रहा है? वो गुडविल के ले रहा है। तो हमको गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत कब और पड़ती है? जब हम हमारे बिजनेस को बेचते हैं, तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमेलगेमेट होती है, मतलब जब आप साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर देती हैं, जैसे एक्स वाई कंपनी है और ए बी कंपनी है, ये दोनों मिलके साथ में इन्होंने एक्स ए कंपनी बना ली मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अमेलगमेशन ऑफ फर्म। जब दो फर्म्स अमेलगमेट होती है, साथ में बिजनेस करने लग जाती है, तो भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब हम फर्म को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में, तो भी गुडविल की जरूरत पड़ती है हमको। इसमें से ये तीन चीजें हैं ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको नहीं पता फर्म को कैसे बेचते हैं, हमको नहीं पता अमेलगमेशन कैसे होती है, हमको नहीं पता कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से ये वाला तो अभी हम कर भी रहे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह की होती है? दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है, एक परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो हमने खुद से जनरेट कर ली, मतलब उसको जनरेट करने के मैंने पैसे नहीं दिए अलग से, तो वो कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। और परचेज गुडविल कौन सी होती है? जिसको खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए थे। तो जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि 5 लाख का बिजनेस कोई बेच रहा है, मान लेता हूँ हम उनसे खरीद लेते हैं कितने रुपए में? 8 लाख रुपए में। तो हमने 5 लाख रुपए तो एसेट्स के लिए दिए और 3 लाख रुपए हमने गुडविल के लिए दिए थे। तो इस गुडविल के लिए पैसे दिए हमने खरीदने के लिए, तो ये वाली गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल कौन सी है? जिसको खरीदने के लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे की है, पैसे दिए बदले में। सेल्फ जनरेटेड क्या है? इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर से अराइज हो सकती है। दैट हेल्प्स बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। अच्छा, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, वो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है एक, जो डील करता है इनटेंजिबल एसेट्स में। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बोलता है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको तुम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि अगर मैं खुद से जनरेट कर रहा हूँ गुडविल, तो मैं उसकी वैल्यू कुछ भी बता दूंगा, तो उसकी वैल्यू सही सही नहीं निकाल पाएंगे फिर हम। तो AS 26 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कौन सी गुडविल बुक्स में लिखने के लिए मना करता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में लिखने के लिए मना करता है। इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यूअर के ऊपर, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव मैटर है। दूसरी कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी होती है? फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, जिसके बदले में हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे की है, जिसको पैसे देके खरीदा है हमने, वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। ये कब अराइज होती है? जब हम बिजनेस को खरीदते हैं तभी। अच्छा, अगर मान लेते हैं एक फर्म ए है, जिसकी गुडविल काफी अच्छी है, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई लोकल में कोई दुकान है, जो दुकान अच्छी चलती है, हमको वो दुकान अगर खरीदनी है, नहीं हमको उसकी दुकान नहीं खरीदनी, हम बोल रहे हैं उससे सिर्फ वो अपनी गुडविल बेच दे हमको, हम उसकी दुकान नहीं खरीदना चाहते हैं, दुकान तो उसकी वहीं पे रहेगी, हम क्या बोल रहे हैं उसको अपनी सिर्फ गुडविल गुडविल बेच दे। तो क्या वो अपनी गुडविल बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि जो गुडविल है वो उसकी अलग से नहीं बिकेगी। गुडविल किसके साथ बिकेगी? अगर वो पूरा बिजनेस बेचेगा तो ही गुडविल बिकेगी, क्योंकि गुडविल उसकी अलग से नहीं है, वो फर्म की गुडविल है, बिजनेस की गुडविल है, जो बिजनेस कर रहा है उसकी गुडविल है।
तो इसलिए ये गुडविल सिर्फ अराइज कब हो सकती है, जब हमने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया हो। सिर्फ गुडविल को हम अलग से नहीं खरीद सकते। एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, इसका मतलब है कि हमारी परचेज कंसिडरेशन जो है वो एसेट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एसेट हमारे पास कितने के थे, 5 लाख के, और बदले में मैं पैसे कितने दे रहा हूँ, 8 लाख, तो ही गुडविल आएगी ना। अगर मैं पैसे ही 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो क्या गुडविल आएगी, तब नहीं आएगी। हमारी परचेज कंसिडरेशन एसेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी गुडविल अराइज होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई बिजनेस है जिसके पास एसेट्स हैं 40 लाख के, और हमने कितने में खरीद लिया वो बिजनेस, 60 लाख में खरीद लिया, तो जो 20 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए होंगे वो किस चीज के दिए होंगे, वो गुडविल के दिए होंगे। तो गुडविल का ये फॉर्मूला वैसे हमारे काम का नहीं है अभी। क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशन जो कि 60 लाख है, माइनस कर दो इसमें से नेट एसेट्स जो कि कितने के थे, 40 लाख के, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 20 लाख रुपए। तो ये फॉर्मूला बन गया है गुडविल का। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने इस चैप्टर में यूज नहीं किया है। जब हम थर्ड बुक करेंगे ना, वहां पे सेकंड बुक जब हम करेंगे वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा कहीं पे, तो जब वहां आएगा वहां की वहां देखेंगे। उसके बाद परचेज गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अराइज सिर्फ तभी होती है जब हम बिजनेस को खरीद रहे हैं, अदरवाइज परचेज गुडविल नहीं आ सकती। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि AS26 जो था वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए मना करता है, परचेज गुडविल तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो इसकी यूजफुल लाइफ होगी उसमें हम धीरे धीरे जैसे एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, टेंजिबल एसेट्स को, इनटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते हैं, धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती रहती है। हाँ, हाँ होती है। ये हमारे काम की एंट्री नहीं है, ये अभी नहीं देखनी है, जो सेकंड बुक करेंगे वहां पे देखनी है ये वाली एंट्रीज। उसके बाद जो मेन चीज है इस चैप्टर में वो क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है हमको, उसके क्या मेथड्स हैं। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, है सुपर प्रॉफिट मेथड, और है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम करेंगे उसमें 2 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड अकेला है। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे तो उसमें भी 2 हैं, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें भी हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, हमने एवरेज कितना प्रॉफिट कमाया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हमको नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है कि जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर में कितने साल तक हम कमा सकते हैं गुडविल की वजह से, वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमको लेना है एवरेज प्रॉफिट। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना है तो वो कैसे निकलता है, ये जैसे मान लेता हूँ कि तुम्हारे क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 2 1 2 3 4 5, इनके मार्क्स आए, इसके 50 आए, 40 आए, 30 आए, इसके 25 आए, इसके 35 आए, तो ये इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ठीक है, हमको ये देखना है कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं क्लास में। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, तो एवरेज मार्क्स निकल आएगा। ऐसे ही अगर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करेंगे, हमको प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, मान लेते हैं 2011 का, 2012 का, 2013 का, 3 साल के प्रॉफिट्स हमको दे रखे हैं। यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट हुआ था। हमको ये देखना है एवरेज हम कितना कमाते हैं हर साल। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000, इनका टोटल कितना होगा 1,20,000, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमको पता है कैसे निकालना है। अच्छा, गुडविल का ये जो फॉर्मूला है ये इसकी सेंस क्या बनती है कि ऐसे गुडविल निकल कैसे रही है हमारी।
एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने पे गुडविल कैसे निकल रही है, ये मैंने तुमको बताया था फॉर्मूला पूरा कि गुडविल ये ऐसे कैसे निकलती है, इस फॉर्मूले से गुडविल कैसे निकल जाती है हमारी, याद है? गुडविल का हमने क्या बोला था, गुडविल क्या है, सिंपल गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं। यही बोला था ना कि गुडविल क्या होती है कि तुम फ्यूचर में कितना कमाओगे, वही तुम्हारी गुडविल है। तो अगर मेरे को फ्यूचर के प्रॉफिट, अगर अच्छा मैं अगर फ्यूचर प्रॉफिट मतलब मान लेता हूं ये हमारा साल था 2022, ये था 2023, ये है 2024 और ये है 2025। हमको प्रॉफिट निकालना है कि मैं 2026 में कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, यही फ्यूचर का प्रॉफिट है ना। 2026 में कितना कमाऊंगा, 2027 में कितना कमाऊंगा, ये निकालना है हमको। अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो मेरे को एस्टिमेट करना है, अच्छा क्या मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ 2026 में कितना कमाऊंगा या 2027 में कितना कमाऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट हम प्रॉफिट नहीं बता सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। तो जब हम एस्टिमेट लगाएंगे, तुमको बताना है 2026 में तुम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, इसका एस्टिमेट लगाना है। तो तुम्हारा एस्टिमेट लगाने का बेस क्या होगा, हमारा बेस क्या होना चाहिए कि हम पहले कितना कमाते थे उसके हिसाब से देखेंगे 2026 में 27 में कितना कमाएंगे। तुम्हारा बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा पास्ट, ठीक है। तो हम पास्ट में देखेंगे हमने कितने कितने का प्रॉफिट कमाया था। 2022 में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था, यहाँ पे 40 का कमाया था, यहाँ पे 30 का कमाया था, यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट कमाया था। तो ये पिछले साल हमने पिछले 4 साल में इतने इतने प्रॉफिट्स कमाए थे। हमको ये देखना है 2026 में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम क्या देखें, हम इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं कि मैं एवरेज हर साल कितना कमाता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपए, ठीक है। मतलब मैं हर साल कितना कितना कमाता हूँ, 40,000 का प्रॉफिट कमाता हूँ। तो 2026 में भी कितना कमाऊंगा, मेरे हिसाब से तो 40,000 ही कमाऊंगा। और 2027 में भी कितना कमाऊंगा, हमारे हिसाब से तो 40,000 ही कमाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना लिख दिया, 40,000। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 40,000 का प्रॉफिट हम आने वाले कितने साल तक कमा सकते हैं गुडविल की वजह से, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमको लगता है आने वाले 2 साल तक तुम ये प्रॉफिट गुडविल की वजह से कमा सकते हो, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो इसको, 2 से। तो हमारी गुडविल कितनी निकल गई, 80,000। ये समझ आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालें तो हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट कंसीडर किए हैं। ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेस पे हमने एस्टिमेट लगाया है। तो अगर पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स में कोई ना कोई गलती है तो उसको पहले हमको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एस्टिमेट तो फ्यूचर का लगाना है ना। पहले अगर मैंने कोई गलती कर रखी है मान लेते हैं, तो पहले क्या करूंगा, उन गलतियों को ठीक करूंगा। उसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा गलतियां ठीक करने के बाद, उससे एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। ये समझ आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे ईयर्स के प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, जो भी उसमें गलतियां होंगी वो ठीक करनी पड़ेंगी। गलतियां ठीक करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो वो गलतियां क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने किया था कि एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो जो 4 साल के प्रॉफिट या 3 साल के जितने भी साल के प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ सकती हैं, तो ये एडजस्टमेंट्स हमने की थी। प्रॉफिट या लॉस लिख लो जितना जितना क्वेश्चन में दे रखा है। मान लेते हैं यहाँ पे दे रखा है 40,000, यहाँ पे दे रखा है 30,000, यहाँ पे दे रखा है 50,000। उसके बाद ये प्रॉफिट्स मैं बोल रहा हूँ इनकरेक्ट है तुम्हारे, इन प्रॉफिट्स को कंसीडर करके तुम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हैं। वो गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, अगर हमको क्वेश्चन में दिखा एबनॉर्मल लॉस तो क्या करना है, उसको प्लस कर देंगे। मान लेते हैं 2011 का प्रॉफिट था, उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसमें आग लगी थी 2011 में हमारे गोडाउन में, जिसकी वजह से हमको 10,000 रुपए का लॉस हो गया था। वैसे इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000। अगर ये 10,000 का लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 60,000। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 प्लस कर देंगे। तो अगर हमको कोई एबनॉर्मल लॉस दिखा तो उसको क्या करना है, ऐड करना है।
उसके बाद अगर हमको लॉस हो गया फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें, ये हम क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में बेचते नहीं है, अगर इनको बेच के हमारा लॉस हो गया तो इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, इनका उल्टा, अगर एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या करना है, माइनस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की जगह गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो उसको भी क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर लॉस दिखेगा तो क्या करना है, प्लस करना है, अगर एबनॉर्मल गेन दिखेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। गेन दिखेगा तो माइनस, लॉस दिखेगा तो प्लस। उसके बाद हमने ये चीजें की थी, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमने बोला था कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना, उसका तो हिसाब हमारा सीधा सा हिसाब है। सीधा सा हिसाब मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करो, प्लस कर दो। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का हमने बोला था उल्टा होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्लस करना होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस करना होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस ही करना है, सीधा सा हिसाब है। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमको भी प्लस ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा है। हाँ बताएगा, क्वेश्चन तो बताएगा ही। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है तो प्लस करना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है तो माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि हमको किसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। ओपनिंग स्टॉक की तो सीधी सी ट्रीटमेंट है, जैसा हो रखा है वैसा ही करना है हमको। क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा करना होता है बस। तो ये भी हो गए हमारे 1 2 3 4, तो यहाँ से हो गए 1 2 3 4। उसके बाद अगर कोई ऐसा खर्चा है जो अभी हम करते थे, या वो वाला खर्चा हम बार बार नहीं करते हैं, ऐसा कोई खर्चा है जो हम बार बार नहीं करते हैं, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा था। इसका एग्जाम्पल है VRS। VRS क्या होता है, वॉलेंटरली वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं एम्प्लॉइज, जैसे मान लेता हूँ हमारी कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं हमारी कंपनी में। ठीक है, अभी हमको लगता है कि इतने एम्प्लॉइज की हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास अगर 950 एम्प्लॉइज भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब 50 एम्प्लॉइज हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया हुआ है कि हम उनको जॉब से नहीं निकालेंगे, 5 साल तक 10 साल तक हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम नहीं निकाल सकते उनको जॉब से। तो अब और ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमको 50 एम्प्लॉइज को निकालना है, हमारे पास क्योंकि 50 एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, हमको उनकी जरूरत नहीं है, पर हम उसको निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने उनके साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्कीम लेके आते हैं, उस स्कीम का नाम होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसमें क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि जिसकी मर्जी है वो अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है अभी। अगर वो अपनी इच्छा से अभी रिटायरमेंट लेगा तो हम उसको बदले में 2 लाख रुपए देंगे। ऐसा हो सकता है ना कि हमने उनको ऑफर दिया है, एक स्कीम निकाली है, जो भी एम्प्लॉई अभी अपनी इच्छा से रिटायर होगा तो उसको कितने कितने पैसे मिलेंगे, 2 2 लाख रुपए मिलेंगे। और 50 एम्प्लॉइज मान भी गए रिटायर होने में, रिटायर होने के लिए, तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको हमको, 2 लाख इंटू 50, तो कितना हो गया ये, 10 1 2 3 4 5 और 1 करोड़ रुपए। तो इतने एम्प्लॉइज को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मान लेते हैं ये स्कीम हमने निकाली थी 2023 में, 2023 में हमने कितने की पेमेंट की होगी एम्प्लॉइज को, 1 करोड़ रुपए की पेमेंट की होगी। क्या ये पेमेंट हम बार बार करेंगे, नहीं, हमको तो फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है, तो हम फ्यूचर में तो ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो अभी ये पेमेंट जब हमने की थी तो ये लॉस में आ रहा होगा हमारा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्योंकि ये खर्चा हम बार बार नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा दे रखा है तो उसको क्या करना है, हमको प्लस करना है, क्योंकि वो खर्चा हम बार बार नहीं करेंगे। समझ आ गया। ऐसे ही एक्सपेंस की तरह अगर कोई हमारी इनकम है, जो इनकम हमको बार बार नहीं होती है, तो उस इनकम को क्या करो, माइनस कर दो। हाँ, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट होगी, नहीं वो नॉन इनकम नहीं है, वो खर्चा ही है हमारा।
वो तो खर्चा है, हमने माइनस नहीं कर रखा था तो माइनस करना है। वो तो सिंपल ये लॉजिक है उसका, मैनेजमेंट कॉस्ट इसमें नहीं आएगी। मतलब हमको कोई ऐसी इनकम है जो बार बार नहीं होती, जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा ये भी उसी का एग्जांपल है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो उससे फायदा होता है, वो हमको बार बार नहीं हो रहा होता, तो इसलिए उसको भी क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं कि वो वाली इनकम हमको चाहिए ही नहीं है जो बार बार नहीं होती, क्योंकि उसमें गुडविल का कोई लेना देना ही नहीं है उससे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा, ये वाले सारे हो गए, बस लास्ट वाला छोड़ के, यहाँ से हमारे ये सारे हो गए, ये तीन छोड़ के। अगर कोई ऐसा फ्यूचर का खर्चा है जो अभी नहीं कर रहे हैं पर फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो अभी खर्चा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो रखा वो, पर फ्यूचर में कौन, क्योंकि वो खर्चा करना पड़ेगा तो फ्यूचर में मेरा खर्चा, मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसलिए हम क्योंकि एस्टिमेट ही फ्यूचर का प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ऐसा कोई खर्चा दे रखा होगा जो फ्यूचर में होने वाला है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस में हमको इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा होता है, ऐसा लिखा होता है कि फर्म की प्रॉपर्टी थी जो पहले इंश्योर्ड नहीं थी, अब उसकी इंश्योरेंस हमको लेनी है, तो वो फ्यूचर का खर्चा है तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं हो रही, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एफडी, हमने फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है, उससे हमको इंटरेस्ट आता है, तो क्या ये हमको गुडविल की वजह से आता है, ये इंटरेस्ट क्या हमको गुडविल की वजह से आ रहा है, नहीं, ये तो मैं अगर एफडी कराऊंगा तो मेरे को भी इंटरेस्ट मिलेगा, तुम कराओगे तो तुमको भी मिलेगा, इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं है। तो ये वाली ऐसी इनकम जो तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है, उसको भी तुम माइनस कर देना, वो इनकम भी तुम्हारी काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई नॉन बिजनेस इनकम दिखती है, इसमें नॉर्मल एग्जाम्पल दे रखा होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। हम्म? नहीं, एबनॉर्मल नहीं है ये, हर साल मिलती है हमको, हर महीने इंटरेस्ट मिलता है हमको, तो नॉर्मल तो है ये, एबनॉर्मल थोड़ी है। कौन सा रेंट, इसमें किसी में नहीं आएगा रेंट, रेंट तुम्हारा नॉर्मल सा खर्चा है ना, रेंट क्यों आएगा यहाँ पे, क्या इसमें लिखवाया था, नहीं इसमें आता है वो, इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें आता है वो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है, तुमको एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो मिलता है ना, हर साल मिलता है, हर महीने भी मिलता होगा, तो वो तो नॉर्मल इंटरेस्ट है ना, नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा, वो तो एबनॉर्मल थोड़ी है। एबनॉर्मल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, जो अचानक से होगी, जैसे ये होगी लॉटरी, ये तो लग रही है ना एबनॉर्मल, कि ये हमको हर साल थोड़ी मिलती है, हर साल थोड़ी लगती है, तो ये एबनॉर्मल गेन है हमारा। जैसे हमारा लॉस हुआ, मान लेते हैं हमारे गोडाउन में आग लगी थी, लॉस बाय फायर हुआ था, जैसे ही लॉस बाय फायर हुआ तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया मेरे को, इसका क्लेम दे दिया, तो क्लेम मिलना क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। क्या चीज, ये भी इसी में डाल दिया, नहीं वो अलग अलग चीजें हैं ये सारी, ये सारी अलग अलग चीजें लिख, तभी तो अलग अलग लिखी हुई हैं। वो उन्होंने सिर्फ ये दो करवाए होंगे, एक ये मेनली ये दो करवाए होंगे, एक ये, तो उन्होंने इसी के अंदर सब कुछ डाल दिया, ऐसे किया होगा कि इसके अंदर सब कुछ, की ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल याद रख लो, बाकी जो भी एबनॉर्मल तुमको दिखेगा वो माइनस कर देना, पर ये अलग अलग होते हैं, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ये वाला, ये बताया ही नहीं, कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन बताया था, वो यही, इसको कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन भी बोलते हैं, ये वाले। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने वो इसलिए नहीं लिखा हुआ, ये भी लिख तो दिया है यहाँ पे, पर इसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस होती है यहाँ से। हाँ, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होती है, कि उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दी होगी गलती से, डेप्रिसिएशन ऐड करो, जो एक्चुअल खर्चा है वो माइनस करो। हाँ, जब इसका उल्टा होगा, वो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि ये अगर दे रखा है तो उसका क्या करना है, वो दे रखा है तो उसका क्या करना है। अच्छा, ये अगर हमको क्वेश्चन में पार्टनर का रेम्यूनरेशन दे रखा है तो उसका क्या करना है, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है या पार्टनर को कमीशन देना है, तो उसका सिंपल क्या करना है, हर एक साल में से माइनस करना है।
नहीं नहीं, स्पेसिफिक नहीं दिया होगा इसमें, सिर्फ ये लिखा होगा पार्टनर का रेम्यूनरेशन इतना है, तो उसका क्या करना है हमको, हर एक ईयर में से माइनस करना है, जितने भी साल हैं, 4 साल है तो चारों में से माइनस करोगे। हाँ उसमें से माइनस होगा, ठीक है। हम्म? नहीं नहीं, अभी हमको करनी है बस पार्टनर को, हमको हम तो फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं ना, हम ये थोड़ी निकाल रहे हैं, इस साल का प्रॉफिट थोड़ी निकाल रहे हैं, तो फ्यूचर का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सैलरी हम हमेशा देंगे, अगले साल देंगे, तो अगले साल तो प्रॉफिट ही मान के चल रहे हैं, हमको प्रॉफिट होगा, तो हम या तो हम ऐसे करेंगे कि सब में से माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन को, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल के एक ही बार माइनस कर देंगे। रेम्यूनरेशन सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, रेम्यूनरेशन के लिए, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है, या तो तुम सारे साल में से अलग अलग माइनस करो, या फिर क्या करो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और एवरेज प्रॉफिट में से एक ही बार माइनस कर दो बस, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। तो ये हमारे कौन से प्रॉफिट्स आ गए, सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे जब हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर देंगे। क्या क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट मिलेगी हमको, मुश्किल से एक दो एडजस्टमेंट मिलेगी, और जो मेन मेन एडजस्टमेंट है वो कौन सी है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाली मेन एडजस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मेन है, उसके बाद स्टॉक वाली तो मुश्किल ही मिलती है, एक ये वाली स्टॉक वाली। तुम्हारे स्कूल में बुक कौन सी लगा रखी है, यही लगवा रखी है दोनों? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस में क्या, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, हाँ आएगा, कैश चोरी हो गया हमारा तो आएगा वो भी। हम्म? हाँ तो क्या एबनॉर्मल लॉस तो है, एम्प्लॉय लेके भागता है तो कभी कभी लेके भागता है ना, तो वो एबनॉर्मल लॉस है हमारा। अच्छा ये हमारा ये सब कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो एडजस्टेड प्रॉफिट है इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारी गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ होती है, होती है। अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन है, पिछले 4 साल के हमको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 2021, 22, 23, 2024 में लॉस था, उसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट्स हमको दे रखी है। एडजस्टमेंट्स क्या है, बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, कौन से साल की बात हो रही है, इस साल के प्रॉफिट की बात हो रही है। इसमें क्या है, इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,000, तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12,000, ठीक है। उसके बाद अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022, नींद आ रही है क्यों, अच्छा बंद कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, वो सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022, कब बेचा हमने, 1 अक्टूबर 2022 को बेचा था, तो कौन से साल में बेचा होगा, कौन से साल में आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा या इसमें आ रहा होगा, 22-23 कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये है 20-21, ये है 21-22, ये है 22-23, और ये है 23-24, ठीक है। तो कौन से साल की बात हो रही है, सेकंड पॉइंट में इस साल की बात हो रही है। इस साल में हमारे पास क्या था, एक फिक्स्ड एसेट था, वो हमने बेच दिया था, उसको बेच के लॉस हो गया था, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 4,000 रुपये। उसके बाद क्यों 6 का क्यों, लॉस थोड़ी, लॉस तो 4,000 का ही हुआ है, लॉस तो 4,000 का ही हुआ होगा, 6 महीने का क्या देखना है इसमें, जब मैंने कभी भी बेचा लॉस हो गया 4,000 रुपए का, तो 4,000 का ही तो लॉस माइनस हो रखा है इसमें से, इसका डेप्रिसिएशन थोड़ी होएगा, ये गलती थोड़ी है हमारी, तो नॉर्मली फिक्स एसेट बेचा हमारा लॉस हो गया, ये कोई रेवेन्यू और कैपिटल वाला नहीं है ये,
ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या करना है, सीधा सीधा प्लस करना है इसको, इसके अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ नहीं देखना हमको। तो इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, इसको क्या किया हमने, माइनस कर दिया। अगला, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज अंडर वैल्यूड बाय 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या करना है, प्लस करना है। कौन से साल में प्लस होगा, 2021 में प्लस होगा इसमें, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर मैंने तुमको एक और चीज बताई थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये एक और एडजस्टमेंट बन गई हमारे पास कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा, तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा करना है हमको। अगर ये एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक की लिखी होती तो ऐसा नहीं करते, फिर उसी साल में से करते जिस साल का ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग में उस साल पे भी फर्क पड़ेगा और अगले साल पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता तो क्या करते, बढ़ा के लिखा हुआ है तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस। और अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होता, तो अगले साल में क्या कर देते हम, प्लस कर देते, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में करना है जब जब हमको 2 साल का देखना है। अच्छा, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का होता तो फिर इस इसमें एडजस्टमेंट होती, अगला तो साल है ही नहीं हमारे पास। हम्म, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 2020 जो कि साल है ही नहीं हमारे पास, उसका क्लोजिंग स्टॉक था, तो उसके एडजस्टमेंट तो नहीं कर सकते हम, पर उसके अगले साल वो ओपनिंग बना होगा, इसकी तो कर सकते हैं। तो फिर इस साल की हो जाएगी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, फोर्थ पॉइंट में, ऑन 1 जुलाई 2022 वन कार वॉज परचेज फॉर ₹4 लाख। 4 लाख रुपए की हमने कार खरीदी थी और उसका क्या किया था हमने, एंड रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने क्या किया, कार खरीदी, तो कार खरीदना कौन सा एक्सपेंस है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा नहीं है, क्या हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए था, ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के कहाँ डाल दिया होगा, P&L में खर्चा डाल दिया होगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा, प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा इसको। तो 4 लाख तो प्लस कर देंगे। दूसरी चीज, अगर ये बैलेंस शीट में जाता तो ये तो P&L में नहीं आना था, पर इसकी डेप्रिसिएशन तो P&L में आनी चाहिए थी। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो खर्चा तो हम प्लस कर देंगे, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मतलब 4 लाख रुपए तो हमको प्लस कर देना है। कौन से साल में प्लस होगा ये, इसमें प्लस 4 लाख रुपए। उसके बाद 4 लाख तो प्लस हो गया, पर इस साल में से डेप्रिसिएशन तो माइनस होनी चाहिए थी, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला हुआ है, 10% ऑन SLM। कब खरीदा था ये, 9 महीने की निकालनी है, 9 महीने की कितनी आएगी, 30,000 रुपए। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन इस साल लगी है तो डेप्रिसिएशन तो हर साल लगती है, तो वो अगले साल भी लगेगी। माइनस, कितना माइनस होगा यहाँ से, 40,000 रुपए, क्योंकि अगले साल तो पूरे साल की लगेगी। डेप्रिसिएशन तो हर साल लगती है ना, तो इस साल माइनस किया 30,000 रुपए, अगले साल माइनस कर दिया पूरा 40,000 रुपए। अगर यही मेथड WDV बोला होता है यहाँ पे SLM की जगह, तो क्या करते, पहले साल तो 30,000 ही लगती, दूसरे साल की वैल्यू कितनी आती फिर एसेट की, 3,70,000। अगले हो गया, खत्म हो गया, रिवीजन खत्म होगी। प्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है तो होने वाली है क्लास खत्म, 8 मिनट रह गए हैं, लिखा है ना इसमें। अच्छा, यहीं पे अगर WDV होता तो क्या करते, 4 लाख रुपए तो पहले प्लस हो जाते, पहले साल डेप्रिसिएशन तो उतनी ही रहती 3 लाख की, अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगती, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल लेते, डब्ल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आती है, 3,70,000 रुपए, उस पे 10% लगता कितने का, 37,000 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे हो जाता। अगर ये एसेट मैंने इस साल खरीदा होता
तो इस साल भी डेप्रिसिएशन लगती है, इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है। बस पहले साल डेप्रिसिएशन लगाते हुए ध्यान रखना है एसेट हमने किस दिन खरीदा था, तो उतने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। अगले आने वाले साल में तो पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये समझ आ गया फोर्थ पॉइंट? हाँ, फिर हर साल अगर ये 2020 में खरीदी होती हमने, मतलब ये 2019-20 में खरीदी होती, अगर ये मान लेते हैं ये मशीन हमने 2019-20 में खरीदी होती, तो उस साल में खर्चा प्लस हो गया होता, मतलब उस साल का कुछ नहीं करना, एक्सपेंस प्लस करने का, और उस साल की डेप्रिसिएशन उस साल में से माइनस करनी थी, वो भी कुछ नहीं करना। पर आने वाले सारे साल में से क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। अच्छा, इतना कुछ तो आएगा ही नहीं, मेरे को तो ये एडजस्टमेंट भी नहीं आती इतनी सारी, नॉर्मल एडजस्टमेंट आती है, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है, सिलेबस में है तो करना पड़ेगा, बोर्ड्स में इतनी कुछ नहीं आती। उसके बाद पर समझ तो आ रहा है ना, मतलब ऐसे मत बोल देना मैंने करवाई नहीं, करवा तो रहा हूं मैं, अगर नहीं आ भी गई तो भी मैंने करवाई हुई है। हाँ, टेस्ट में डाल दूंगा मैं ये सारी। हाँ, क्या चीज, कौन सी वाली, जो आएगी बोर्ड्स में वही वाली डालनी है बस? ना ना, सारी डाल दूंगा, उसमें क्या, छह थोड़ी है, एडजस्टमेंट ये है। हाँ, मैं सोचता तो हूँ, पहले बनाता था मैं अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनाता था कि हो ही ना सोल्व, तो होता ही नहीं था, फिर क्या फायदा ऐसे का। फिर मैं बोर्ड्स वाले क्वेश्चन डालने लग गया जैसे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो कल वाले टेस्ट में मेरे को तो लगता है एवरेज प्रॉफिट मेथड ही खत्म नहीं हुआ अभी तो हमारा। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फर्म्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 रुपए का, मतलब ऐसा एक्सपेंस है जो अभी नहीं होता है पर फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर का एक्सपेंस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो किस में से माइनस करेंगे, 31 मार्च 2024, इसमें से 5,000 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, रेम्यूनरेशन पार्टनर की 10,000 पर एनम है, तो क्या करना है, -10,000, -10 -10 -10, पार्टनर की रेम्यूनरेशन सारे साल में से माइनस होगी, या फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एक ही बार 10,000 माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 10,000 पर एनम ईच टू ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स को 10,000 मिलेंगे, और मान लेते हैं पार्टनर्स बताए हुए ए और बी हैं, तो टोटल रेम्यूनरेशन कितनी होगी फिर, 20,000, तो सारे साल में से फिर 20,000 माइनस होगा। हाँ, अगर ईच लिखा हुआ तो हर एक पार्टनर, अगर ईच नहीं लिखा हो तो एक ही बार 10,000 ही माइनस होगी। हाँ, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन, पर्टिकुलर ईयर नहीं दे रखा होगा। हम्म, कौन सा, हाँ बढ़ती रहेगी लॉस। फिफ्थ वाले में बोला कि अभी फर्म के एसेट है वो इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी हमने 2024 में, अब इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ करवानी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी, तो ये मतलब इंश्योरेंस लेनी चाहिए हमको, तो हम मान लेंगे ये इंश्योरेंस पहले तो नहीं थी, अब करवानी पड़ेगी इंश्योरेंस, तो 5,000 का फ्यूचर का खर्चा है मतलब, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट है, एनी फ्यूचर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट से फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से फिर गुडविल निकलेगी मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अच्छा, अगर यही वाली एडजस्टमेंट उल्टी होती, हमने कार खरीदी थी, या फिर कार नहीं खरीदी थी, हमने क्या किया था, एक हमने मान लेते हैं हमने रेंट पे किया था ऑन 1 जुलाई 2022, या फिर यहाँ पे हम कर देते हैं रेंट, रेंट वॉज पेड फॉर ₹4 लाख एंड रोंगली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने क्या किया था, 1 जुलाई 2022 को रेंट पे किया था कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, और गलती से उसको किस में डेबिट कर दिया, बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन बिल्डिंग,
10% पर एनम। तो इसमें क्या है, इसमें हमने उल्टा कर दिया। अब खर्चा था कौन सा, रेवेन्यू, हमने उसको कौन सा खर्चा मान लिया, कैपिटल। मतलब जो खर्चा P&L में जाना चाहिए था वो खर्चा हमने बैलेंस शीट में डाल दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, P&L से पहले तो खर्चा माइनस करो, क्योंकि वो खर्चा कहाँ पे जाना चाहिए था, P&L में। तो P&L से तो माइनस करो पहले, कौन से साल में से माइनस होगा, इसमें से नहीं, इसमें से माइनस होगा। कितना माइनस होगा खर्चा, 4 लाख रुपए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इसमें गलती हमने क्या की है कि हमारा जो खर्चा था वो हमने P&L में डालने की बजाय उसको मान लिया एसेट, और एसेट मान के उसको डाल दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारा खर्चा था वो खर्चा तो माइनस करो। अब 4 लाख रुपए तो माइनस कर दिया, फिर हमने जब उसको एसेट मान लिया होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी होगी हमने, और डेप्रिसिएशन को अब क्या कर दो, ऐड कर दो। तो उल्टा हो गया ना बिल्कुल, पहले एक्सपेंस प्लस कर रहे थे, डेप्शन माइनस कर रहे थे। अब क्या होगा, एक्सपेंस माइनस होगा और डेप्रिसिएशन प्लस होगी। और डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, वैसे ही लगेगी जैसे पहले लग रही थी। इस साल 30,000 और इस साल 40,000, क्योंकि मेथड कौन सा हमारा, वही स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया। तो अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो खर्चा प्लस करो, एक्सपेंस को प्लस करो और डेप्रिसिएशन को माइनस करो। कब, अगर हमने कैपिटल को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो एक्सपेंस को माइनस करो, डेप्रिसिएशन को प्लस करो। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है इसमें, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है, जो यहां तक का प्रोसेस है ना, यहां तक का वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सारी एडजस्टमेंट्स करनी थी, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। उसके बाद क्या करना है, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वेट्स। वेट्स कितने लेने हैं वो क्वेश्चन में हमको दे रखे होंगे, कौन से साल को कितना वेट देना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, बाय चांस मान लेते हैं, तो हम हाईएस्ट वेट देते हैं लेटेस्ट ईयर को। ये वाला लेटेस्ट साल है हमारे पास 2024, इसको वेट मिलेगा 4, इसको 3, इसको 2, और जो सबसे पुराना साल होगा उसको सबसे कम वेट मिलेगा। हमने क्या दिया, इनको वेट्स दिए, तो वेट्स लगा दिए हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमको, वेटेड प्रॉफिट्स निकालने हैं। वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। तो 1,20,000 इंटू 1,20,000, 38,000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 76,000। 434 इंटू 3 जो भी आएगा, 74 इंटू 4 जो भी आएगा। क्या निकाल लिया हमने, वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये हमने क्या लिखे, एडजस्टेड प्रॉफिट लिख लिए। उसके बाद क्या दिया इनको, वेट्स। वेट्स कितना दिया, 21 को 1, 22 को 2, 23 को 3, 24 को 4। उसके बाद क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना 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 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, मतलब इनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, इसका टोटल। ठीक है, तो 12,02,000 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या निकलेगा हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया इस केस में हमारा, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,20,200 आ जाएगा। ये क्या है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, वहां पे क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम गुडविल निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 1,20,200 इंटू 2, ये गुडविल आ गया। समझ आ गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हाँ सब सब नहीं, आंसर अलग अलग होगा। दोनों मेथड से आंसर हमारा अलग आएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस लास्ट में जब हम एवरेज निकाल रहे होते हैं तो वहां पे हम वेट्स नहीं लगाते हैं, यहाँ पे वेट्स लगाते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी तो सब सेम ही है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, वहां पे नॉर्मल एवरेज, सिंपल एवरेज है, यहाँ पे वेटेड एवरेज है। तो ये हमारा कौन सा मेथड खत्म हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया। आज इसके क्वेश्चन देख लेते हैं इन दोनों के, फिर ये वाले दोनों कर लेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। क्वेश्चन देखो क्या है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस, जो भी इसने किया है, हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं।
2024 25 26 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन आ रहा है 12,500 का। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 12,500 रुपए। 1,25,000 का प्रॉफिट है, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए का, तो इसको प्लस कर देंगे 25,000 रुपए। 1,12,500 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो अभी ये खर्चा हमने नहीं किया हुआ, पर करना पड़ेगा ये खर्चा, तो माइनस करेंगे इसको 12,500 रुपए। ये तीनों कर देंगे प्लस माइनस, तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे तीनों साल के। कितने हो गए, ये हो गया 87,500, और ये हो गया 1,50,000, और ये कितना हो गया 1 लाख रुपए। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 337,500। ये टोटल प्रॉफिट्स हो गया। हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला हुआ है, फर्म्स की गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 337,500 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500 रुपए। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 2 या 3, 2, तो गुडविल आ जाएगी हमारी 2,25,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है, गुडविल किसकी है, ये फर्म की गुडविल हमारी निकली है। फर्म की अभी गुडविल कितनी है हमारी 2,25,000 रुपए। अगला प्रॉफिट हमको दे रखे हैं पिछले 5 साल के, 20, 24, 30, 25 और 18,000। हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 2022, 3, 4, 5 and 6। तो मतलब ये किसको कितना वेट देने के लिए बोल रहा है, 2022 को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। इनको वैसे भी पता है जो लेटेस्ट ईयर होता है उसको हम हाईएस्ट वेट देते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, उससे भी पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं। हमारे ईयर्स कौन कौन से हैं, 22 है, 23 है, 24, 25, 26। उसके बाद प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने कितने हैं, प्रॉफिट्स थे हमारे पास 20,000, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 रुपये। फिर देखने हमको वेट्स, वेट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। हम क्या उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो हमारे वेटेड प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। वेटेड प्रॉफिट कितने आएंगे 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, फिर ये कितना हो गया 90,000। फिर इनका टोटल देख लेंगे, इनका टोटल कितना आ रहा है 3,48,000 रुपए। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कितना है हमारा 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स कितना आएगा यहाँ पे 15। तो डिवाइड कर देंगे इसको 15 से, तो कितना आ जाएगा ये 30, 345, 30200, 23,200 आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 23,200 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 3 years परचेज, 3 years परचेज पे निकालनी थी, तो इनटू 3, 69,600। ये हमारी गुडविल की वैल्यू वाली। ठीक है, ये था हमारे ये दोनों मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट में जो तुम एवरेज प्रॉफिट ले रहे हो
वो तो तुम अपना पूरा टोटल प्रॉफिट ले रहे हो ना कि तुम कितना कमाओगे, वो सारा का सारा गुडविल की वजह से थोड़ी होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एवरेज 50,000 रुपए कमाता हूँ तो ये सारा गुडविल की वजह से थोड़ी है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी तो कुछ कमा ही रहे हैं ना, मान लेते हैं वो 40,000 का प्रॉफिट तो वो भी कमा रहे हैं। तो तुम गुडविल क्या होती है, तुम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड वही बोलता है कि तुम एवरेज मत लो, तुम ये देखो तुम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो हम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 10,000, इसको हम टर्म क्या देते हैं, ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। जो 40,000 हर कोई कमा लेता है वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। जो हम उनसे ज्यादा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और गुडविल कैसे निकलेगी इसके अंदर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बस एवरेज की जगह हम फॉर्मूले में क्या डाल देंगे यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे हम पीछे निकाल के आए हैं एवरेज, सारे ईयर्स को प्लस करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज वैसे निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला था हमने दो अप्रोच है, एक एसेट साइड है, एक लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, अच्छा अगर मैं सिंपल सिंपल याद रखूं तो एसेट साइड अप्रोच में होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यही होता है सिंपल। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच को देखो तो उसके अंदर आता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड में क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी साइड से अगर मैं कैपिटल निकालूंगा तो क्या होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। पर इनके अंदर कुछ और चीजें भी आती थी। ठीक है, तो शुरू से देख लेते हैं एक बार। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे पहले निकालते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी अब ये, अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे सिमिलर बिजनेस के लोग हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने कैपिटल का परसेंटेज। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं और अगर उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब नॉर्मली हर कोई 1 लाख की कैपिटल लगा के 10,000 का प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में हमको गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और भी चीजें आती हैं इसके अंदर, क्या कैसे याद किया था हमने, इसको याद किया था सी प्लस आर। ठीक है, तीन चीजें आएंगी प्लस होंगी, जो सी प्लस आर। सी से क्या है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, फिर सी से क्या है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, फिर आर से क्या है, रिजर्व्स। फिर तीन चीजें ही माइनस करनी थी, जी, एन और एफ, ये तीन चीजें माइनस करनी थी। जी से क्या था, गुडविल, एन से क्या था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एफ से क्या था, फिक्टिशियस एसेट्स। क्रेडिट होता है, हाँ वो प्लस करने हैं। अच्छा अभी है, ये गुडविल जो बुक्स में बैलेंस शीट में दे रखी है वो वाली, जो पहले से दे रखी है, एक ही गुडविल दे रखी होगी वहां पे, क्योंकि दूसरी तो हम निकाल ही रहे हैं ना, दूसरी तो निकाल ही रहे हैं, तो ये वाली गुडविल हम माइनस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, जो ये करंट अकाउंट के बैलेंस है ना, जब हमने कैपिटल फिक्स कैपिटल की थी तो हमने बोला था करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, याद है। हमने बोला था जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है वो तो प्लस हो जाएगा, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है वो माइनस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है उनका। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करना है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करना है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो माइनस करना है। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला तुम सिंपल क्या याद रखो, सी प्लस आर माइनस जी माइनस एन माइनस एफ। जी से क्या होगा, गुडविल,
एन से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एफ से फिक्टिशियस एसेट्स। अब जो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है ये कैसे पता लगेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड है? अच्छा यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो नहीं माइनस कर रहे हैं हम, सिर्फ किसको माइनस कर रहे हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है और ये नहीं बताया हुआ वो ट्रेड है या वो नॉन ट्रेड है, तो हम उसको नॉन ट्रेड मान लेंगे। नॉन ट्रेड मान के क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एसेट साइड अप्रोच में हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। उसके बाद एसेट माइनस लाइबिलिटी तो हम कर देते हैं, साथ में हमको तीन चीजें वही वाली और माइनस करनी होती है इसमें से भी। क्या क्या? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट क्या? अच्छा, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? हमारे लॉसेस जो अभी हम चैप्टर कर रहे थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन्हीं को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, ये हमारा लॉस है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा लॉस है। और जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा लॉस है। तो अगर इनमें से कुछ हमको दिखता है तो ये क्या होते हैं? हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस क्या चीज? कौन सा बीच वाला? अच्छा, वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था एक तो, एक था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक था P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है? वो रिजर्व है। वो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना उसका। P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ये है, इसमें कुछ नहीं करना उसका। ठीक है ना। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो वो लॉस होगा हमारा, तो फिक्टिशियस एसेट होगा वो। समझ आया? तो क्या फॉर्मूला हो गया? अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है और इससे हमारा काम नॉर्मली चल भी जाता है। बाकी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो तीन चीजें और माइनस होती हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगी? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके। अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट अगर दे रखी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट मान लेंगे हम उसको? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये बाद में बताता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है? कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, जनरल रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें दे रखी हैं। हमको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है हमको पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से निकाल के देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच क्या? पहली अप्रोच क्या थी? एसेट साइड। उसमें हमने क्या बोला था? टोटल एसेट्स ले लो, कितने हैं? 8 लाख रुपए। उसमें से माइनस करो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज कितनी है इसमें? कौन कौन सी लाइबिलिटी है इनमें से? लाइबिलिटी कौन कौन सी है? एक तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है और एक लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी है, बाकी लाइबिलिटीज थोड़ी है। तो लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, क्या क्या है? क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक। कितना हो गया ये? 2,90,000 माइनस कर दिया। उसके बाद तीन चीजें और माइनस करनी होती है हमको। गुडविल, गुडविल दे रखी है पहले से 1,20,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, मान लेंगे कौन सी है वो? नॉन ट्रेड है, वो भी माइनस कर देंगे। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो क्या दे रखा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60,000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कितनी आ रही है? 60, 30, 90, 90 और ये 3, 10, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सी अप्रोच थी? एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड से अगर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। कैपिटल कितनी है? 4 लाख की। क्या क्या था? C+C+R। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे नहीं रखे क्वेश्चन में। आर से रिजर्व्स, रिजर्व्स दे रखे हैं। जनरल रिजर्व है 1,10,000 रुपए का। माइनस क्या करना है? वही तीन चीजें माइनस करनी है। गुडविल 1,20,000 माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 60,000। इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा हमारा? 3 लाख रुपए। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कोई सी भी अप्रोच से निकालें सेम आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी आ गई?
3 लाख रुपए आ गई। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 40,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 इज इक्वल टू 30,000 रुपए का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमको क्या निकालना होता है फिर, सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। उसके बाद क्या निकालना है हमको, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि दे रखा है 3, तो गुडविल आ गई हमारी 30,000 रुपए। समझ आ गया, तो 30,000 आंसर हो गया हमारा गुडविल का। तो ये मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन। अमित कार्तिक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है इनकी 1:1। उन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है। अच्छा, इन्होंने एडमिट किया सौरभ को, जो भी किया होगा हमको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जो भी निकलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं। आगे बोला हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12/100 ऐसे निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आगे क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 30,000 का, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना है 30,000 माइनस कर देंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। तो एक एक करके निकालते हैं। पहली चीज क्या निकालनी है हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हैं, कोई सी भी लगा लेते हैं। चलो एसेट साइड में देख लेते हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं, 1,90,000 माइनस क्या करना है हमको, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, 5 और 25, 30,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,60,000, और तो कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं। और तीन चीजें और माइनस करते हैं वैसे, गुडविल। क्या गुडविल है, नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स हैं, नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी आ जाते। इनटेंजिबल, अच्छा यहाँ पे अगर फिक्स्ड एसेट में इनटेंजिबल लिखा होता, ना ना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं एज्यूम करेंगे उसको, नॉर्मल एसेट मान लेंगे। तो कितना हो गया ये 1,60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,60,000 इंटू 12/100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 इंटू 12 कितना आएगा हमारा 19,200 रुपए। ये क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर में क्या करना था, एवरेज माइनस नॉर्मल, 19,200। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 10,800 रुपए। उसके बाद क्या करना था, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 10,800 इंटू 4 कितना आ जाएगा 43,200। ये हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो गुडविल का आंसर कितना हो गया 43,200। अच्छा, इसमें और कुछ भी बोला हुआ था। इसमें बोला क्या हुआ हमको, ये वैसे हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ कौन है, जो नया पार्टनर आया है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, ये हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे, तो वो गुडविल के पैसे लेके आता है अपने। कितने पैसे लेके आता है, जितना इसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। ये भी कितने शेयर के लिए ओनर बना है, इक्वल शेयर के लिए पार्टनर बना है, तो इसका शेयर कितना होगा 1/3। ठीक है, तो गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा, जितनी फर्म की गुडविल होती है उसका 1/3 लेके आएगा। तो इसका 1/3 अगर हम करेंगे तो वो इतना आ जाएगा हमारा 14,400। ठीक है, वैसे ये एडमिशन वाले चैप्टर में बहुत चीजें करेंगे इसकी। तो बस अभी याद रखो कि जितनी फर्म की गुडविल होती है, नया पार्टनर आता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 2 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। तो लिख लेते हैं, चलो क्या क्या दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको
2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा है 10% का। बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2,50,000। तो गुडविल निकाल के दे रखी है पहले से हमको। गुडविल कितनी है? 2,50,000 रुपए। ये गुडविल हमने कैसे निकाल ली है? एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मतलब ये जो गुडविल निकली है वो कैसे निकली होगी? सुपर प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई किया होगा 4 से, ऐसी गुडविल निकली होगी। बोल रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालनी है। अच्छा देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से फॉर्मूले में आती है? नॉर्मल प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में आती है। फॉर्मूला क्या होता है उसका? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो जो पता है वो पुट कर देते हैं पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको निकालनी ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको पता है 10/100। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के पुट कर दूं तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलता है, सॉरी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट पता हो, एवरेज प्रॉफिट पता हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या पता है इसमें से अभी हमको? एवरेज पता है, कितना है? 2 लाख रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सुपर। तो सुपर प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। हमने 4 इसको डिवाइड में लेंगे तो कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 62500। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, 62500। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ले आते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,37,500 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो गया ये? 13,75,000 रुपए। ये आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही निकालने के लिए बोला हुआ था हमको। तो फॉर्मूले वही वाले यूज होंगे, बस इधर उधर करके प्लस माइनस करके हम निकाल लेंगे उनको। फिर अगला क्वेश्चन, हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है 1,80,000 का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमको 12,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 12,50,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000। तो गुडविल भी दे रखी है हमको 1,60,000। ये गुडविल कैसे निकली है? एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे ही गुडविल निकली है। फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले वो लिख लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 1,80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000। 1,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000। और क्या था? गुडविल थी 1,60,000 की और वो 2 years परचेज पे निकली है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 की है हमने, और कितना आई है? 1,60,000। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं पहले। सुपर प्रॉफिट कितना रहा होगा हमारा? 80,000। अगर सुपर प्रॉफिट 80,000 है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा? यही फॉर्मूला होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 80,000 का अगर सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने का रहा होगा हमारा? 1,00,000 रुपए का। अगर नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 का है और कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000 की है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 1,00,000 हो गया इज इक्वल टू 12,50,000 इंटू NRR बाय 100। तो कितना हो गया ये? 0 से 0 कैंसिल होगी। NRR इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12,500। तो ये आ जाएगा 8%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा हमारा 8%। ये आंसर हो गया 8%। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुम करो फटाफट, 21वां।
हो गया। क्या दे रखा था इसमें? एवरेज प्रॉफिट था 1,20,000 का ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। गुडविल हमने निकाली हुई है 1,35,000 एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से हमने गुडविल निकाली हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला हुआ है। तो पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 45,000। और क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा एवरेज माइनस सुपर। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 1,20 माइनस 45, तो 75,000 का आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी हमारी? जो नॉर्मल प्रॉफिट है इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट कितना था हमारा? 75,000 इंटू 100/15, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 5,000 5,000 इंटू 100 5 लैक्स, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है। उसके बाद लास्ट मेथड क्या है हमारे पास? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बहुत सिंपल से मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल हम कैसे निकालते हैं? हम करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे तुम बिजनेस भी बोलते हैं उसको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से माइनस क्या कर देते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या बोलते हैं हम? नेट एसेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है ये कैसे निकलेगी? ये तो हमको पता है, एसेट साइड अप्रोच से या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से। ये देखना है बस। अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आ गया तो मतलब फिर तो कुछ नहीं है इस गुडविल के फॉर्मूले में। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या निकल जाएगी?
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी हमारी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है, तो गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला ये बन रहा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यही फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, यही अगर हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालनी होती गुडविल, तो वो और भी ज्यादा सिंपल है। उसमें क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी हमारी। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों मेथड से हमारी गुडविल सेम आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से भी, हमारी दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे हमारी गुडविल होगी। और यही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता तो सुपर प्रॉफिट की जगह जाता है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट और माइनस हो जाती कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे एवरेज में निकलता था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, वैसे ही निकलेगी लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड अप्रोच से। बाकी चीजें सेम है। क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मान लो। ये वाला पॉइंट हमारा रहता है, इस पे आते हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 2,40,000 का, टोटल एसेट्स हमको दे रखे हैं 25 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं 5 लाख के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी हमारी कितनी आ गई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल निकल जाएगी हमारी कितनी आ गई, 20 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 2,40,000 रुपए का। आगे क्या बोला हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 2 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख। ये बोल रहा है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसमें गुडविल हमारी कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितनी है 20 लाख रुपए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 4 लाख रुपए की हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमको निकालना होता तो क्या करते, पहले निकाल लेते सुपर प्रॉफिट जो कि कितना निकल रहा है हमारा एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट 240 है, नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000। फिर डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी हमारी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 100 बाय 10, तो ये आएगी हमारी 4 लाख। तो यहाँ से भी 4 लाख आ रही है और यहाँ से भी 4 लाख आ रही है। समझ आ गया, ये वाले क्वेश्चन देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, सॉरी अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 4 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा है 10% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक और मेथड से भी निकालनी है, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालनी है। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, और यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि दे रखा है 10%। निकल जाएगी, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, गुडविल इजी है। सुपर प्रॉफिट हमारी कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 4 लाख रुपए, इसमें से माइनस क्या करना है हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा,
ये बोल रहा है एसेट्स हमारे 40 लाख के हैं, लाइबिलिटी 7,20,000 की है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी हमारे यहाँ से। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? 32,80,000 रुपए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना परसेंट है? 10%, तो 3,28,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो। पुट कर देते हैं यहाँ पे 3,28,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 72,000 का। 72,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं 72,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 7,20,000। यहाँ से गुडविल आ गई, और दूसरे मेथड से भी निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो कितने का सुपर प्रॉफिट है हमारा? 72,000 इंटू 3, तो कितना हो गया? 21 और 6, 2,16,000 रुपए, ये हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो तुम, 31। ये फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, इसका मतलब क्या है? हम कितना कमाते हैं? 5 लाख, वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। ऐसे से एक क्वेश्चन डाल दूंगा मुश्किल सा है। हाँ, ये बोर्ड वाले ही हैं, ऐसे से ही आते हैं पेपर बोर्ड में, आसान से क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड वाले डाल दूंगा पेपर में से निकाल के। 5 दिन? हो गया? कौन से मेथड से निकालनी थी इसमें? दोनों से निकालनी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी, दोनों से सेम आंसर आएगा।
तो दोनों मेथड से आंसर कितना आ रहा है हमारा? 9 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो लास्ट 36, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है हमको कौन कौन से मेथड से? चारों मेथड से। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 3। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन चारों से हमको गुडविल निकालनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखी है 6 लाख रुपए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बता दी हमको 6 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट और लॉस पिछले 3 साल के हमको दे रखे हैं 1 2 3, तो तीनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, क्या निकलेगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 2,01,80 1,60, तो 1,80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा। कितना हो गया ये? 380 और 160, 5,40,000 टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी बताता हूँ, वो मैंने जो बोला था ना बाद में बताता हूँ। कितना है? 1,80,000 का क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूले में तो डाल ही देते हैं, 1,80,000 इंटू 3, तो गुडविल कितनी आ गई? 5,40,000। आगे क्या बोला हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 6 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड थी, उसका 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपए का। ठीक है, 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट कितने का आएगा? 180 माइनस 60, 1,20,000, तो इसमें डाल देते हैं 1,20,000 इंटू 3, कितना हो गया ये? 3,60,000। इसमें भी डाल देते हैं 1,20,000 इंटू 100 बाय 10 इजिकल टू 12 लाख रुपए। उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 इंटू 100 बाय 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितने थी हमारी? 6 लाख रुपए, तो ये हो गया 18 लाख माइनस 6 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई हमारी? 12 लाख। आगे भी कुछ बोला हुआ है? नहीं गलत हो गया ना, डी पॉइंट तो देखा ही नहीं हमने। डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रेम्यूनरेशन दे रखी है 1 लाख रुपए की, पार्टनर्स को देनी है टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन है, तो रेम्यूनरेशन किस में से माइनस होती है? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होती है। या तो मैंने क्या बोला था, तीनों में से माइनस करो अलग अलग, या फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, उसमें से कितना माइनस करना है हमको? 1 लाख रुपए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा? 80,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 रुपए। ये होगा ना 80 माइनस 60, तो चेंज कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे कितना आएगा? 80 इंटू 3 कितना हो गया? 2,40,000 की गुडविल होगी। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारा? 20 इंटू 3 60,000 की गुडविल होगी। सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 20 इंटू ये, तो 2 लाख रुपए की हमारी ये गुडविल होगी। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 80,000, तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपए की गुडविल, ये होगी हमारी। ठीक है, तो याद रखना ये जो रेम्यूनरेशन हमको दे रखा है, ये हमको सारे साल में से माइनस कर दो या तो, अच्छा अगर सारे ईयर्स में से माइनस करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट में? तब भी 80,000 आएगा। कैसे? यहाँ से माइनस होगा 1 लाख रुपए, यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख रुपए, यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख रुपए, तो इस साल का प्रॉफिट कितना बचेगा? 1 लाख प्लस इस साल का कितना बचेगा? 80,000 प्लस इस साल का कितना बचेगा? 60,000, तीनों को प्लस करके कितना हो गया? 2,40,000। डिवाइड कितने करना है? 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। तो कैसे भी कर लो 80,000 ही आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? कैपिटल फिर से बताई हुई है, फालतू में लिखा हुआ है। एसेट कितने के हमारे? 7 लाख के। कैपिटल कितने की है? फिर से बोल दिया, कैपिटल कितने की है? 6 लाख रुपए की। और लाइबिलिटी कितने की है? 1 लाख। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करो तो भी कितना आ रहा है? 6 लाख। लाइबिलिटी खुद से कैपिटल कितने की दे रखी है? 6 लाख। ऊपर भी कैपिटल कितने की दे रखी है? 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 बार दे रखी है हमको इसके अंदर, है कितनी? वो 6 लाख है। अच्छा, ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलती है? अगर क्वेश्चन बोलता है
कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज करनी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करनी है। तो क्या करना है हमको क्वेश्चन में, फिर उस क्वेश्चन में ना दो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी हमको, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी। तो हम उसका एवरेज कर लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर उसको यूज करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट में हम ये वाली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन बोलता है तो क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ हाँ, माइनस कब होता है एवरेज निकालते हुए? ये देखो, इन केस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो जहां जहां फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते थे वहां वहां क्या यूज करने शुरू कर देंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ दे रखी होंगी, ये दोनों दे रखी होंगी। फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किसके लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कब करते थे हम, एवरेज निकालनी है यहाँ पे हमको। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, क्या निकालने के लिए, तो ये हमारा चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसका परसों टेस्ट रखते हैं हम, परसों टेस्ट है मंडे को। और दूसरा दूसरा तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कितना रह गया,